गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बेटर होंगे। तो दोस्तों, आज का जो आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाले हूँ EPS 07 का, आप लोग का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी और पूरी सिलेबस यानी पूरी बुक मैं कंप्लीट कराऊंगी, इसकी मैं प्रॉमिस करती हूँ। ओके, बस आप लोग को छोटी सी हेल्प करनी है कि आप लोग को चैनल का सब्सक्राइब करना है। उसके भी कोई चार्जेस नहीं है, वीडियो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और सब्सक्राइब के भी कोई चार्जेस नहीं होते। बेनिफिट आपका ही होगा दोस्तों कि जैसे अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी EPS 07 का या जो भी रिलेटेड आप लोग बोलेंगे और किसी और भी सब्जेक्ट का चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग को सेम टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस भी समझाने वाली हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम लोगों को क्वेश्चंस तो ज़्यादा दिए जाते हैं वहाँ पे और बोला जाता है कि आपको बस 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो एनी फाइल में कभी कभी 3-4 दे देते हैं कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो इसके लिए मैं आप लोगों को डेफिनेशंस भी कंप्लीट कराऊंगी साथ के साथ। सत्ता संतुलन प्रणाली क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि सत्ता संतुलन प्रणाली क्या होता है। यह प्रणाली यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में मौजूद थी। जो सत्ता संतुलन प्रणाली था वो कहाँ पे मौजूद था दोस्तों? यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में मौजूद था। इस प्रणाली के तहत कुछ शक्तिशाली देश अकेले या दूसरे के साथ गठबंधन कर सत्ता संतुलन कायम करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर एक देश संतुलन करता होता है। संतुलनकारी राज्य एक ऐसा राज्य जो हर राज्य की सहायता करता है और कमजोर होने की इच्छा केवल इसलिए रखता है कि कहीं सत्ता संतुलन गड़बड़ा ना जाए, खराब ना हो जाए। सत्ता संतुलन प्रणाली दोस्तों, यह प्रणाली यूरोप में 18वीं और 19वीं सदी में मौजूद थी। इस प्रणाली के तहत कुछ शक्तिशाली देश अकेले या दूसरे के साथ गठबंधन कर सत्ता संतुलन कायम करने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर यह एक देश संतुलन करता होता है। संतुलनकारी राज्य एक ऐसा राज्य है जो हर उस राज्य की सहायता करता है जो कमजोर होने की इच्छा केवल इसलिए रखता है कि कहीं सत्ता संतुलन गड़बड़ा न जाए। नेक्स्ट है शिथिल द्विध्रुवीय प्रणाली। ओके, शीत युद्ध के दौरान यह स्थिति मौजूद थी। विश्व सत्ता के नक्शे में द्विध्रुवीय विभाजन के बावजूद कुछ देशों ने किसी भी एक सत्ता केंद्र के साथ गठबंधन बनाना अस्वीकार कर दिया। स्थिरीकृत विश्व प्रणाली के अंतर्गत ये देश शिथिल रूप से लटके हुए हैं। उदाहरण, गुटनिरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय कर्ता के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ है। दोबारा से समझते हैं। शीत युद्ध के दौरान यह स्थिति मौजूद थी कि विश्व सत्ता के नक्शे में द्विध्रुवीय विभाजन के बावजूद कुछ देशों ने किसी भी एक सत्ता केंद्र के साथ गठबंधन बनाना अस्वीकार कर दिया। स्थिरीकृत विश्व प्रणाली के अंतर्गत ये देश शिथिल रूप से लटके हुए हैं। उदाहरण में क्या है दोस्तों? गुटनिरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय कर्ता के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ है। दृढ़ द्विध्रुवीय प्रणाली। ओके, कल्पना करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका करने वाले देश जैसे गुटनिरपेक्ष देश किसी एक सत्ता केंद्र के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक ऐसी स्थिति में जो प्रणाली बनेगा वह दृढ़ ध्रुवीय प्रणाली कहलाएगी। दृढ़ द्विध्रुवीय प्रणाली क्या है? कल्पना करें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका करने वाले देश जैसे गुटनिरपेक्ष देश किसी एक सत्ता केंद्र के साथ गठबंधन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो प्रणाली बनेगी उसे क्या कहेंगे? दृढ़ ध्रुवीय प्रणाली कहेंगे। अब हम पढ़ेंगे सार्वभौम नियोक्ता प्रणाली क्या होता है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे सार्वभौम नियोक्ता प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसे सभी देशों की निष्ठा हासिल होती है सत्ता का केंद्र बन जाता है, चाहे देश छोटा हो या बड़े। सभी देश सार्वभौम नियोक्ता जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। इस तरह बिना अपनी संप्रभुता का लोप किए हुए राष्ट्र राज्य संयुक्त राष्ट्र की मजबूत बना सकेंगे तथा आमतौर पर उसके निर्णयों का अनुपालन कर सकेंगे। अतः इसे विश्व सरकार का रास्ता प्रशस्त होगा। श्रृंखलाबद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत एक देश इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। क्या है टॉपिक दोस्तों? श्रृंखलाबद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। ओके, इस प्रणाली के अंतर्गत एक देश इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा कि दूसरे देश उसके निर्देशों के अनुसार संचालित होने लगेंगे। इस प्रणाली को एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र तब भी मौजूद रह सकता है किंतु गुटनिरपेक्ष देश नहीं रहेंगे, न ही संयुक्त राष्ट्र के पास पर्याप्त ताकत होगी। दुआ से समझते हैं।
इस प्रणाली के अंतर्गत एक देश इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा कि दूसरे देश उसके निर्देश के अनुसार संचालित होने लगेंगे। इस प्रणाली को एकल ध्रुवीय विश्व प्रणाली कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र तब भी मौजूद रह सकता है, किंतु गुट निरपेक्ष देश नहीं रहेंगे, न ही संयुक्त राष्ट्र के पास पर्याप्त ताकत होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे एकल वीटो प्रणाली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में मॉर्टन कापलन द्वारा प्रतिपादित एकल वीटो प्रणाली हॉब्स द्वारा प्रतिपादित प्राकृतिक अवस्था से मिलती जुलती है। प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य का दुश्मन होगा, क्योंकि तकरीबन सभी देशों के पास परमाणु हथियार होंगे। इस तरह सभी अंतर्राष्ट्रीय सूत्रधार अपने दुश्मन के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने में समर्थ होंगे। एकल वीटो प्रणाली क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध के संदर्भ में मॉर्टन कापलन द्वारा प्रतिपादित एकल वीटो प्रणाली हॉब्स द्वारा प्रतिपादित किया गया, प्राकृतिक अवस्था से मिलती जुलती है। प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य का दुश्मन होगा, क्योंकि तकरीबन सभी देशों के पास परमाणु हथियार होंगे। इस तरह सभी अंतर्राष्ट्रीय सूत्रधार अपने अपने दुश्मन के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने में संदर्भ होंगे। बाद में खुद कापलान ने अपने 6 मॉडलों की सूची में कुछ अन्य मॉडल भी जोड़े थे। बाद में जो कापलान थे 6 मॉडलों की सूची में कुछ अन्य मॉडल भी जोड़े थे। तो ये हो गया आपका सत्ता संतुलन प्रणाली, शिथिल ध्रुवीय प्रणाली, द्विध्रुवीय प्रणाली, सार्वभौमिक नियोक्ता प्रणाली, श्रृंखलाबद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और एकल वीटो प्रणाली। इसके अलावा भी उन्होंने और ऐड कर दिया। इसी बीच दूसरे विद्वान ने कुछ अन्य मॉडल भी सुझाए। इस तरह से कार्लबिस वोल्फे कापलान के 6 मॉडलों को स्वीकार करते हुए 3 अन्य मॉडल जोड़ते हैं। उसका नाम क्या है दोस्तों? बहुकेंद्रक, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मॉडल कहा जाता है, राष्ट्रीय यानी विखंडन यानी बहुध्रुवीय मॉडल, और उत्तर परमाणु युद्ध मॉडल। ठीक है, ये 3 मॉडल्स के नाम आपको और याद करने। बहुकेंद्रक मॉडल में दुनिया 5 से 7 विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रों में बटी हुई मानी गई है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र एक एक महाशक्ति के नियंत्रण में होगा। नतीजन दुनिया बहुध्रुवीय बन जाएगी। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा है। टाइमिंग कम है, आप लोग वीडियो को 2 से 3 बार देखें, 4 बार देखें, 5 बार देखें, इतनी बार देखें कि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इनकेस कोई प्रॉब्लम्स आता है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।